फिजिक्स पेज नंबर है 189, चैप्टर है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है और विरूपक बल हटाते ही वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल। प्रत्यास्थता गुण के विपरीत यदि किसी वस्तु पर नगण्य बल लगाने पर उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहा जाता है ना। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। किसी तार का विरूपक बल लगाने से यदि उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि L होती है तो L/L को विकृति कहते हैं। ठीक है, हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी बल पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। इसलिए प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अनुसार अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात y बराबर क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। और हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकेंड। और भाप 100 डिग्री में ध्वनि की चाल 405 मीटर पर सेकेंड। और एल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर पर सेकेंड। और जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर पर सेकेंड। और पारा में ध्वनि की चाल 1450 मीटर पर सेकेंड। कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर पर सेकंड। 5640 मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड। और लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो उसे ध्वनि की चाल भी तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा बदल जाती है, जबकि आवृत्ति n समान रहती है। ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है और आवृत्ति समान रहती है। ध्वनि के लक्षण पहला है तारत्व, प्रबलता और गुणता। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। जितनी अधिक आवृत्ति होगी ध्वनि का तारत्व उतना ही ऊंचा होगा। पुरुषों की ध्वनि कम तारत्व की मोटी होती है, जबकि महिलाओं की ध्वनि उच्च तारत्व की पतली एवं बारीक होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता पर। ठीक है, और ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की आवृत्ति पर। ठीक है, तारत्व निर्भर करेगा आवृत्ति पर, उसके बाद प्रबलता निर्भर करेगी तीव्रता पर। मनुष्यों की सामान्य बातचीत में प्रबलता 20 डेसिबल से 65 डेसिबल तक होती है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कही जाती है। 85 डेसिबल से अधिक में शोर में लगातार रहने से हमारे कान खराब हो सकते हैं। ठीक है, 85 डेसिबल से अधिक शोर में रहने से हमारे कान खराब हो सकते हैं, यानी बहरा हो सकते हैं। ठीक है, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा 95 डेसिबल है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी है? 95 डेसिबल। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता है। ठीक है, 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर यानी 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर या फिर 16.6 मीटर। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ध्वनि तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारे कान सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अश्रव्य तरंगे, और हमारे कान इसे सुन नहीं सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं, और इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे वाले तरंग को हमारे कान सुन नहीं सकते, और उसे क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंग। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो तरंग होती है उसे श्रव्य तरंग कहा जाता है, और हमारे कान इसे सुन सकते हैं।
20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को प्रसारण तरंगे कहा जाता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से वाली ज्यादा तरंगे क्या कहते हैं? प्रसारण तरंगे। ठीक है, और इसे हमारे कान सुन नहीं सकते, परंतु जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से जो तरंग होती है उसे कौन सुन सकते हैं? जानवर, यानी कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल किस में निर्भर नहीं करती है? प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर नहीं करती है। निर्भर करती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उसके बाद ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम में चाल अलग अलग होगा, लेकिन प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करेगी। ठीक है, वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, और जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकेंड, और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक, उससे कम द्रव में तथा सबसे कम गैसों में होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एक तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल एक तरंगदैर्घ्य में बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने के दिशा के अनुदिश या समांतर कंपन करते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग सभी प्रकार के माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न किए जा सकते हैं। उदाहरण ध्वनि तरंगे, वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे आदि। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे अयांत्रिक तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, यानी ठोस, द्रव, गैस किसी की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर अयांत्रिक तरंगे, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्सरे तरंगे। अयांत्रिक तरंगे निर्वात में गति कर सकती है, जैसे एक्सरे, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती है और प्रकाश की चाल उसमें क्या होती है? बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। ठीक है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है? फोटोन। विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? मैक्स प्लैंक के द्वारा प्रतिपादित की गई है। विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसने दी है? मैक्सवेल। तरंग गति को परिभाषित करने के कुछ गुण। जब तरंग किसी माध्यम से संचारित होती है तो माध्यम या कोई कण अपनी समावस्था के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होती है तरंग का आयाम कहलाता है। कंपन की कला, आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, यानी तरंग गति को परिभाषित करने वाले कुछ गुण कौन कौन से हैं? कंपन की कला है, आयाम है, आवृत्ति है और तरंगदैर्घ्य है। तरंग यानी वेव्स। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक हस्तांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होती है। तरंग दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। वे तरंगे जिनके गमन के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। यह भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जिसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिक तरंगे। ठीक है, माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ठीक है, तरंग जिन्हें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा में क्या होगी? लंबवत कंपन करती है, उन्हें कौन सी तरंग कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। मानव नेत्र। एक स्वस्थ मनुष्य का नेत्र लेंस अधिकतम अनंत यानी नेत्र का दूरबिंदु से लेकर न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर
बना सकता है। ठीक है, यानी न्यूनतम कितनी दूरी 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बना सकता है? रेटिना पर। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस यानी निचला भाग उत्तल और ऊपर का लेंस अवतल होगा का उपयोग किया जाता है। यानी जरा दृष्टि दोष में दो फोकसीय लेंस लगता है, एक उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, में नेत्र क्षैतिज दिशा में हो तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। अबिंदुकता में नेत्र क्षैतिज दिशा में हो तो ठीक से दिखाई देता है, ठीक है, और परंतु अगर ऊपर की दिशा में हो तो दिखाई नहीं देता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अबिंदुकता में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस। और जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस यानी उत्तल और अवतल दोनों लेंस का यूज किया जाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस यानी अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट से देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता है। ठीक है, जो रोग रहेगा उसी को देख सकते हैं, बाकी निकट दृष्टि निकट की वस्तु को देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। निकट दृष्टि दोष के कारण कौन कौन से? पहला है लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, और सेकंड है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, और थर्ड है लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस या ऋणात्मक क्षमता वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाते। दूर दृष्टि दोष के कारण है, पहला कारण है लेंस की क्षमता घट जाती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में था कि लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में क्या है? लेंस की क्षमता घट जाती है। और सेकंड कारण है लेंस की गोलाई कम हो जाती है, और थर्ड कारण है लेंस की दूरी बढ़ जाती है। यानी निकट दृष्टि दोष का टोटल अपोजिट है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तम लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से आगे बन जाता है। दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख सकता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में दूर और निकट और दूर की वस्तु मतलब किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता है। इंद्रधनुष का बनना, सर्वप्रथम जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। लाल रंग में उच्च तरंगदैर्घ्य होने के कारण सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैंगनी रंग में निम्न तरंगदैर्घ्य होने के कारण सबसे अधिक मुड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद परावर्तित प्रकाश बूंद से बाहर निकलते समय पूर्ण अपवर्तित हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रिज्म से निकलने के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है, कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में। इन रंगों के क्रम को वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, जो कांच में जब प्रिज्म गिरता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? प्रिज्म। बैगनी कौन कौन से रंग है? बैगनी है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल है। इन रंगों का क्रम है वाइट ग्योर। ठीक है, वाइट ग्योर यानी V से बैगनी, I से जामुनी, B से नीला, G से हरा, Y से नारंगी, Y से येलो यानी पीला, ठीक है, O से ऑरेंज यानी नारंगी, R से रेड यानी लाल। इन रंगों को क्या कहा जाता है? वाइट ग्योर। कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक एवं इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और अपवर्तनांक सबसे कम। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक कौन से रंग में होती है? लाल। प्रकाश की चाल सबसे अधिक लाल रंग में होती है, अपवर्तनांक सबसे कम लाल। प्रकाश के रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है और रंगों की चाल भी अलग अलग होती है। इस कारण प्रकाश के विभिन्न अवयव रंग भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होते हैं।
बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन से रंग का होता है? लाल। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश द्वारा प्रदर्शित यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। अपवर्तन कहलाती है। जब एक माध्यम से प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम में विचलित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। ठीक है, पहली घटना है तारों का टिमटिमाना। वो क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आज सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब द्रव में अंततः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन की तल में पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सघन माध्यम में आपतित किरण के उसी माध्यम में परावर्तित होने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो आवश्यक शर्त है। पहला है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करती है और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में प्रयोग। पहला प्रयोग है ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का कारण। सेकंड है पानी के भीतर रखी प्रखनली का चमकना। थर्ड है कांच में पड़ी दरार का चमकना। और फोर है हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ना। और फाइव है रेगिस्तान में मरीचिका का कारण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।